the concept of radius of Bohr's orbit. We are going to find out radius of Bohr's orbit. Before finding radius of Bohr's orbit, let us discuss about the Bohr's orbit. According to Bohr's second postulate, each and every electron revolves around the nucleus in the circular orbit without radiating energy, in which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, मतलब रेडिएशन को इमिट न करते हुए, एनर्जी को इमिट न करते हुए, वो जब किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है उस समय उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है, दैट मीन्स nh अपॉन 2 पाई. In this case we can say electron revolving in a fixed orbit, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस को इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करता है. लेकिन हम यहाँ पर विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी वाला अगर केस पढ़ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में कंटिन्यूसली घूम रहा है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई है. n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट. अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई होगा. तो जब तक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई होगा और वो इलेक्ट्रॉन विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी घूमता रहेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा. तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट कब करता है? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट पर जाता है और हायर ऑर्बिट से फिर वापस लोअर ऑर्बिट में आता है, तो हायर टू लोअर में जब ट्रांजिशन होता है तब वो एनर्जी को रेडिएट करता है. इसका मतलब वहां पर वो दो ऑर्बिट में घूम रहा था, पहले ऑर्बिट में घुमा, उसके बाद में सेकंड ऑर्बिट में गया, वहां पर घुमा, फिर सेकंड ऑर्बिट से वापस आया फर्स्ट ऑर्बिट में, तब जाकर एनर्जी को रेडिएट किया. इसका मतलब जब ट्रांजिशन होता है, जब जंपिंग होता है इलेक्ट्रॉन, तभी एनर्जी का रेडिएशन होता है. और अगर समझ लो उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिट में कंटिन्यूसली घूम रहा है. और अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में कंटिन्यूसली घूम रहा है, इसका मतलब ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पर एनर्जी रेडिएशन नहीं हो रहा है. तो उस वक्त हम लोग कहेंगे विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, एंड दैट टाइम दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड एज द बोहर्स ऑर्बिट. उसको हम लोग बोहर्स ऑर्बिट कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेबल ऑर्बिट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेशनरी ऑर्बिट. द डेफिनेशन इज दैट the orbit in which electron is revolving around the nucleus without radiating energy, is called as Bohr's orbit. This Bohr's orbit is also called as stable orbit or it is also called as stationary orbit. And now we are going to discuss about, we are going to find the formula for radius of Bohr's orbit. जैसे से इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप करेगा
वैसे वैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रेडियस बढ़ता जाएगा. दिस रिलेशन आल्सो वी हैव टू फाइंड हियर, द रिलेशन बिटवीन बोहर्स ऑर्बिट एंड द ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो उसका ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट बताता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहा है. इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर is equal to 2, that means electron is revolving in a second orbit. If principal quantum number is equal to 4, that means electron is revolving in the fourth orbit. Now let us find out radius of Bohr's orbit. So for that we have to use Bohr's first postulate. According to Bohr's first postulate, centripetal force is equal to Coulomb's force 1 upon 4 pi epsilon 0 q square upon r square. This m is called as mass of electron, v is called as linear velocity of electron, r is called as radius of Bohr's orbit, or it is also called as radius of circular orbit of electron, and q is called as charge of electron, epsilon 0 is permittivity of air or vacuum, or we can say free space. Now in this case r get cancel, r cancel होगा, और मैं यहाँ से v स्क्वायर फाइंड आउट करता हूँ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे मिलेगा q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर r ऑलरेडी है, m को मैंने ट्रांसफर किया, डिनोमिनेटर में आया, आपको फार्मूला मिला v स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 rm, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. So according to Bohr's first postulate, we got the formula for v square is equal to q square upon 4 pi epsilon 0 rm. Now let us use Bohr's second postulate. So according to Bohr's second postulate, mvr is equal to nh upon 2 pi. Again, m is mass of electron, v is linear velocity of electron, r is radius of Bohr's orbit, n is called as principal quantum number, it is also called as integer, and it is the order of orbit. If electron is revolving in the first orbit, then n equal to 1. If electron is revolving in the second orbit, then n is equal to 2, and so on. And h is called as Planck's constant. h Planck's constant होगा. On squaring, this formula becomes m square v square r square is equal to n square s square 2 4, और यहाँ पर पाई स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. m square v square r square n square s square अपॉन 4 पाई स्क्वायर. यहां से आप लोग v स्क्वायर निकाल लो, यू विल गेट n स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये हो गया इक्वेशन 2. तो from the Bohr's first postulate, v square equal to q square upon 4 pi epsilon 0 rm, equation number 1, and from the Bohr's second postulate, v square equal to n square s square upon 4 pi square m square r square. This is equation number 2. From equation 1 and 2, left hand side equal, so right hand side also equal. So from equation 1 and 2, we get q square right hand side of equation number 1, q square upon 4 pi epsilon 0
Rm is equal to right hand side of equation number 2 n square s square upon 4 pi square m square r square. 4 get cancelled, pi cancel, r cancel, एक m cancel. In this case, if q square upon epsilon 0 is equal to n square s square upon pi m r. आपको रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट निकालना है, r को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलो. सो r इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में n स्क्वायर है उसको वैसे ही रखो, s स्क्वायर को वैसे ही रखो. लेफ्ट हैंड साइड में इप्सिलॉन 0 डिवाइड में है तो राइट में शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई होगा. पाई m एज इट इज रखो, q स्क्वायर को शिफ्ट करोगे तो q स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में तो इधर डिनोमिनेटर में आएगा. तो यहाँ पर आपको इक्वेशन मिलेगा n स्क्वायर s स्क्वायर इप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m q स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट. Now this is for nth orbit, that means nth Bohr's orbit. This formula can be written as Rn is equal to n square s square epsilon 0 upon pi m q square, and this is the required equation for the radius of nth Bohr's orbit. This is the required equation for nth Bohr's orbit. With the help of this formula, we can find out the radius of each and every Bohr's orbit. Let us discuss it. Before that, we have to show the relation between radius and principal quantum number. That means order of orbit. जैसे आपको बताया था कि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा, ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ता जाएगा. And this relation we have to show here. So this formula can be written as Rn is equal to s square epsilon 0 upon pi m q square, and this is multiplied with n square. Now look here, s square epsilon 0 upon pi m q square, this is the constant value. ये पूरी कांस्टेंट वैल्यूज है. इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट है. Where s square epsilon 0 upon pi m q square is constant. ये कांस्टेंट है. जब s स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m q स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन ला सकते हैं. हम लोग यहां पर इस कांस्टेंट को हटाएंगे, कांस्टेंट को हटाएंगे, इक्वालिटी साइन हटेगा, जिससे मुझे यहां पर Rn is directly proportional to n square मिलेगा. And this is the required equation, required relation between radius of nth Bohr's orbit with principal quantum number. So radius of nth Bohr's orbit is directly proportional to square of, is directly proportional to square of principal quantum number. Radius of nth Bohr's orbit is directly proportional to square of principal quantum number. This is the relation between radius of nth Bohr's orbit and the principal quantum number. Now let us find out different values of radius of Bohr's orbit. We have the formula Rn is equal to s square epsilon 0
pi m q square and this is multiplied with n square, where h is the Planck's constant 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second. Epsilon 0 is the permittivity of air 10 raised to power minus 12 c square upon nm square. Pi is 3.14. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. Charge of electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. These are the constant values. Planck's constant 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second. Epsilon 0 is the permittivity of air or vacuum or free space 8.85 into 10 raised to power minus 12 coulomb square upon Newton meter square. Pi value 3.14 or we can say 22/7. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg and charge of electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. These are the constant values. And in this case, this h square epsilon 0 upon pi m q square, substituting this value, this constant becomes 0.53 Armstrong. This constant becomes 0.53 Armstrong. Yes. That means the value of this constant is 0.53 Armstrong. Therefore, Rn is equal to 0.53 multiply with n square and this value is in Armstrong. 1 Armstrong equal to 10 raised to power minus 10 meter. 1 Armstrong equal to 10 raised to power minus 10 मीटर. तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर एमस्ट्रॉन्ग में वैल्यू लिख लिया है क्योंकि रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट जो है वो काफी छोटे वैल्यूज होते हैं और इतने स्मॉल वैल्यूज को अगर मेजर करना है तो एमस्ट्रॉन्ग का यूज किया जाता है. जैसे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, ये छोटे छोटे वैल्यूज हैं जिसके कारण इसको एमस्ट्रॉन्ग में मेजर किया जाता है. मतलब कोई भी डिस्टेंस जब काफी छोटा होता है, माइक्रो में चला जाता है, तो उस वक्त हम लोग वहां पर एमस्ट्रॉन्ग जैसे यूनिट का यूज करते हैं. नाउ फॉर फर्स्ट Bohr's orbit, n is equal to 1, therefore R1 is equal to 0.53 1 square and this is 0.53 Armstrong. This is the radius of first Bohr's orbit, 0.53 Armstrong. In the similar manner, we can find out for the second Bohr's orbit. Substitute n is equal to 2 and therefore R2 is equal to 0.53 into 2 square, so 0.53 into 4, you will get here 2.12. 2.12 Armstrong is the value of second Bohr's orbit. Now for third Bohr's orbit, substitute n is equal to 3 and hence R3 is equal to 0.53 into 3 square, so 0.53 into 9, 3 square 9, you will get 4.77 Armstrong. This is the value of third Bohr's orbit. आप लोग देखो पहला वैल्यू 0.53 है, सेकंड वैल्यू 2.12 है, थर्ड वैल्यू 4.77 है,
वैसे ही फोर्थ ऑर्बिट का वैल्यू इससे ज़्यादा रहेगा, 4.77 से ज़्यादा रहेगा। उसी प्रकार से बाकी जितने भी ऑर्बिट्स हैं आगे जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाओगे वैसे वैसे रेडियस का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा विथ प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब जैसे आप फोर्थ का अगर लोगे तो 0.53 इंटू 4 स्क्वायर दैट मीन 16। फिफ्थ का अगर लोगे तो 0.53 इंटू 25। इस प्रकार से ये वैल्यू बढ़ते जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। थैंक यू।